नमस्कार और स्वागत है आपका जायका सफ़र में। सफ़र और जायका ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान की रगों में दौड़ती हैं ज़बरदस्त तरीके से, और लोगों को एक बड़ा इंटरेस्ट होता है समझने में, चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों जगहों को एक्सप्लोर करने में और वहाँ के जायकों को एक्सप्लोर करने में। और इस सीरीज़ की, इस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं एक ख़ास मेहमान से जो खुद इस पे माहिर हैं। क्या माहिर हैं, क्यों माहिर हैं, किस सफ़र की बात करते हैं, उस सफ़र से कौन सा जायका लेकर के आते हैं, सीधे चलते हैं। ख़ास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं सेलिब्रिटी शेफ़ विकी विक्रम। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। शुक्रिया सर। विक्रम सर, आपकी महारत है सफ़र में और सफ़र के जायके में। एक बड़ा सफ़र जो कि बहुत दूर से और सरहद पार से शुरू हुआ था, वहाँ से उस सफ़र की शुरुआत को समझना चाहते हैं कि कहाँ से सफ़र की शुरुआत है और कौन से जायके को आप लेकर के आए। देखिए, हम तो शुरू से खैर सरहद के इसी तरफ रहे हैं, हमारी तो पैदाइश यहीं की है। लेकिन हाँ, हमारा जो ननिहाल है, जो हमारे नाना जी और नानी जी थे, वो आज के ज़माने में जो जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, तब रावलपिंडी और पेशावर जो पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, वो वहाँ से आए थे। तो बचपन से ही बस वो उनको देख के, और घर में तरह तरह के पकवान रोज़ दिखा करते थे नाना जी के हाथ से बनते हुए, और शौक़ था बहुत। तो वही शौक़ एक वो बचपन में जिसे कहते हैं ना, आप जिस चीज़ को देखते हैं, जो खुशबुएं सूंघते हैं और जो स्वाद आप चखते हैं, उससे आपको भी कुछ कुछ। और बचपन से वो फूडी वाली एक चीज़ तो बचपन से ही थी, तो खाने समझने में और उसको फिर धीरे धीरे पकाने में, तो वहाँ से वो चीज़ की शुरुआत तो हो गई थी। बीज पड़ गया था, लेकिन उसकी असली शुरुआत जो है वो जाकर हुई जब कुछ आज से 10-12 साल पहले हमने खाने के ऊपर थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। जब दोस्तों यारों ने बोला कि औरों के लिए तो बहुत करते हो, अपने लिए लिखना शुरू करो, तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाया और बस ऐसे शुरुआत हुई, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उस सफ़र को मैंने भी आपको देखा है, क्योंकि उस समय में मैं कभी कभी हम लोग अक्सर मुलाकात हो जाती थी, और उस दौर में और एक उस शुरुआत थी। मतलब अगर मैं कहूँ कि फूड ब्लॉगिंग और उस पूरे जॉनर की शुरुआत करने वाले लोगों में से हिंदुस्तान के अंदर में, वो शायद जो गिने चुने नाम होते थे, 2 या 3 या 4 लोगों को जो लोग जानते थे, वहाँ से आपने उस समय में आप थे, आपने वो शुरुआत को करा था। और वो जिसको आप छोटा सा ब्लॉग कह रहे हैं, वो आगे चल करके एक बड़ी कम्युनिटी में कन्वर्ट हुआ, वो उसको भी हमने देखा है। उसके बारे में बताइए कि कैसे वो चीज़ें हुई और उसके अंदर में कैसे आगे का कैसे क्या क्या काम। नहीं, आपने काफ़ी बिल्कुल सही ये बात बोली है कि उस टाइम पे फूड ब्लॉगिंग मतलब बहुत एक नई चीज़ थी। ब्लॉगिंग इनफैक्ट एक बहुत नई चीज़ थी, और काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता था कि ब्लॉग होता क्या है। सो हमें भी काफ़ी समय लगा समझने के लिए कि ब्लॉग क्या चीज़ होती है। और पहले औरों के लिए लिखते थे, और मैगजीन्स और इन चीज़ों के लिए लिखा करते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर जब अपना ब्लॉग बनाया, तब उस टाइम पे यू आर राइट 2011-12 के आसपास गिने चुने कुछ चंद ही लोग थे जिनको लोग फूड ब्लॉगर के नाम से समझते थे। तो बस वही था कुछ। जब लिखना शुरू किया तो कुछ कोई नई जगह खुलती थी, कुछ होता था, पहले खुद से जाते थे, जाके उस चीज़ को ट्राई करते थे, देखते थे क्या है उसके अंदर, फिर आके लोगों को बताते थे। फिर थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो लोगों ने बुलाना भी शुरू कर दिया कि आइए, हमारी नई जगह है, इसका खाना चखिए, आप बताइए कैसा है, फीडबैक दीजिए। तो बस वो सफ़र चालू हुआ, और फिर वहाँ से आपको पता ही है कि फिर धीरे धीरे जो अगले 4-5 सालों में जो ब्लॉगिंग है, जो लिखना विखना था, वो लोगों ने थोड़ा कम करके और विजुअल्स की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। तो वहाँ से फिर थोड़ा वो पिक्चर्स और वीडियोज़ और वो इंस्टाग्राम का जन्म हुआ। तो बस वहीं से वो चीज़ जो है वो आगे तक चलती रही। और फिर लिखने से थोड़ा थोड़ा ये हुआ कि हम लोगों ने कुछ जगह जाके कुछ कुकरी सेशंस और इन सब चीज़ों में भागीदारी देनी शुरू करी, कुछ कॉलेजेस वगैरह में, और वहाँ से फिर ये शेफगिरी की शुरुआत हो गई। विक्रम जी, ये तो पता है इंटरेस्टिंग, और आपने ये पूरा सफ़र देखा है फूड ब्लॉगिंग का, और फूड ब्लॉगिंग के उस समय के दौर से लेकर के आज तक में। और इस चर्चा को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ, इसलिए कि इससे पहले मैं आगे की चीज़ों पे बात करूँ और खाने पे और बाकी चीज़ों पे आऊँ। इसमें बहुत सारे चेंजेस और इसमें बहुत सारी चीज़ें, खराबियां भी आपने देखी होंगी। जैसे हाल ही में हमने देखा है सरकार तक ने, और उसमें बहुत सारे ऐसे नियम आ रहे हैं, कानून आ रहे हैं कि ये जो जितने भी नीचे रिव्यूज़ हैं, जो फूड डिलीवरी साइट्स में या फूड उसमें प्लेटफॉर्म में, स्विगी जोमेटो में, उसमें उस पर भी लगाम कसी जा रही है कि कौन सा पेड है वो आपको बताना पड़ेगा, कौन सा अनपेड है, बिल्कुल, कितना उसमें फेक है, कितना रियल है, वो सारी चीज़ें। कैसे देखते हैं इस पूरे दौर को और इस जॉनर को, जो कि जहाँ पे अगेन वो भी आपने शुरुआत करी थी वाली, ठीक है कि आप उससे और बहुत आगे निकल गए, लेकिन उसको और उसकी आज की स्थिति को कैसे देखते हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो
ये सिर्फ ये एक नकेल कसने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट आप इस तरह से इसको लीजिए कि ये एक पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कैसे है कि अब चीज़ें मैच्योर हो रही हैं। वो जब शुरुआत हुई थी तब लोगों को पता नहीं था। आपको पता है ना, आजकल ज़माना इतना फास्ट है कि अब कोई 20, 30, 50 साल नहीं लगते किसी चीज़ को इवॉल्व होने में। डिजिटल का ज़माना है, सोशल का ज़माना है, हर चीज़ बटन दबाओ हो जाता है। तो इसीलिए ये 5, 7, 8 सालों में ही चीज़ें इतनी इवॉल्व हो गई हैं कि आप ये देखिए, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है एक तरह से, क्योंकि अब इससे पता चलता है कि ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, ये जो यूट्यूब और ये सब है, ये कितना इवॉल्व हो रहा है कि गवर्नमेंट भी इसके अंदर अपने आप को इसका एक पार्ट बनती जा रही है। सो ये अच्छा है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कैच-22 सिचुएशन है। नेगेटिव रिव्यूज़ और मतलब सॉरी नॉट नेगेटिव रिव्यूज़, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, फेक रिव्यूज़ की जो आप बात कर रहे हैं, वो मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जितने भी प्लेटफॉर्म जिन पे रिव्यूज़ से काम चलता है, चाहे वो विदेशी साइट्स हों या हमारी अपनी देशी साइट्स हों, उसमें सारा खेल और गेम जो है वो सारा है ही रेटिंग्स और रिव्यूज़ का। तो अब वो आप उधर से पकड़ लीजिए या इधर से पकड़ लीजिए, तो ये ख़त्म तो पूरी तरह कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि स्टेप अच्छा है इसके अंदर जो ये लिया गया है। जरूरी थी क्योंकि हमने वाले भी बिल्कुल ज़रूरी है, यहाँ पे ब्लैकमेलिंग तक चीज़ें बहुत ज़्यादा पहुँचती हैं। और नहीं वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि, लेकिन वो देखिए ना, वो कोशिश तो सरकार करेगी और ज़रूर उसका कुछ फ़ायदा भी होगा, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए उस बात की गारंटी तो हम भी नहीं ले सकते। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो उसकी उम्मीद कम है, लेकिन उसके साथ में हमें जीना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें, और शायद लोग भी, जो कंज्यूमर, जो व्यूअर है या रीडर है, वो भी अब समझता है बिल्कुल, बिल्कुल, तो उन्हें भी पता है कि ये कहाँ जा रही हैं चीज़ें। और रूल्स एंड रेगुलेशंस होने से कम ये होगा कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो थोड़ा सा डर के अपने आप को संभाल के चलेंगे। ब्लेटेंट जो चीज़ें होती थी अब थोड़ा कम से थोड़ी सी कम हो जाएगी, खुला खेल नहीं होगा। बिल्कुल 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 सही हो। चलिए, बढ़िया। तो ये तो हुई बात फूड के जर्नलिज्म की, फूड के ब्लॉगिंग की, रिव्यूज़ की और उन चीज़ों की जो कि हम आपने बहुत करीब से देखा और उसको किया है, और शुरुआत आपने करी थी। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ इंडिया के अंदर में, तो वो शुरुआती दौर के लोगों में से आप थे। लेकिन फिर आपने उसके आगे की बहुत सारी चीज़ें करी, जो कि आपको मैं जितना समझता हूँ आपने क्यूरेट किया है बहुत सारे मेन्यूज़ को, बहुत जगहों पे बहुत लोगों को बहुत सारी कंसल्टेंसी दी है, बहुत सारे मेन्यू, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, और उनके साथ में बहुत क्लोजली आप अभी भी काम करते हैं। तो ये जो शेफ़ वाली जर्नी है, इस पे आते हैं, इसमें कहाँ से आपको आगे का रास्ता कैसे खुला? ऑब्वियस है, जब आप फूड को रिव्यू कर रहे हो, अगर आप उसका टेस्ट बना सकते हैं तो फिर आप उसको बना भी सकते हैं, क्योंकि आखिर में तो क्या कुछ ऐसी कहानी थी कि जब आपको लगा कि अब इन लोगों से नहीं हो पाता, मुझे खुद उतरना पड़ेगा किचन में? तो आपने 90% तो ठीक ही बोला, मैं आपको 10% सिर्फ बीच में एक छोटा सा वो बताऊंगा कि देखिए, फूड ब्लॉगर बनना आज की डेट में, मैं विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, जो पिछले 4-5 सालों में नई जनरेशन इसमें वो इंस्टाग्राम में फ़ोटो खींच के लगाने वाली आई है, वो पॉपुलैरिटी के लिए है, सिर्फ नंबर गेम है वो। हमारा काम, पहले आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपको मसाले नहीं पता होंगे तो आप खाना कैसे रिव्यू कर सकते हैं? आपको क्विज़ीन नहीं पता, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो। मुझे भी सब कुछ नहीं पता था। अपना खाना सबको पता होता है, आपको भी अपने घर का पता होगा, मुझे भी पता है। हाँ, मुझे शौक है तो हो सकता है मुझे आपसे 4 चीज़ें ज़्यादा पता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना मुझे हर देश का खाना पता हो। लेकिन मैं अगर उस पर रिसर्च ही नहीं करूँगा और मैं आपके रेस्टोरेंट में आके खाना आपका खा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ये अच्छा नहीं है, तो किस बेसिस पे वो अच्छा नहीं है या किस बेसिस पे वो बहुत बढ़िया है, वो मुझे पता होना पहले बहुत ज़रूरी है। तो वो जो आप कुकिंग वाली जो आप बात बोल रहे हैं ना, वो पहले से थी, हमारे केस में वो पहले से थी, लिखावट बाद में आई, और फिर ये चीज़ें जो हैं वो क्यूरेशन में कन्वर्ट होती चली गई धीरे धीरे, क्योंकि चाहत तो शुरू से यही करने की थी कि कुछ अपने हाथ से पकाएं, कुछ आपके हाथ से पकाएं, कुछ बढ़िया चीज़ों को जो कुछ तो फर्जी वो जो फेक रिव्यूज या वो वाले फेक रिव्यूअर जो बने हुए थे, उन्होंने काफी हद तक आपको इंस्पायर कर दिया कि वो इंडियन पैलेट लेकर के इटालियन खाने को टेस्ट कर रहे हैं और फिर कहते हैं इसमें तो मसाले ही नहीं है, मिर्च नहीं है, और वो वाली उसके हर चीज़ का एक आधार होना बहुत जरूरी है। अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, तो ये पता होना उसको, और उस स्केल से नापना पड़ेगा। कैसे इटालियन खाने को आप कैसे इंडियन से कंपेयर करेंगे और फिर कहें कि अच्छा नहीं है। अगर आपको इटालियन कुजीन होता कैसा नहीं पता है, आपने बिल्कुल ठीक तो फिर वाली चीजें, तो ये बहुत क्लोजली हम लोगों ने साथ में मिलकर के बिल्कुल सही बोला हम लोग, क्योंकि आप बिल्कुल समझ सकते हैं उसी चर्चा पे ही हो के हम लोग अक्सर ये पहले ये वाले डिस्कशन करते थे कि कैसे कैसे कौन कौन से लोग, और क्योंकि आप ये सवाल जब आपका सिलसिला आगे लेके जा रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको भी पता है कि दूसरी साइड पे क्या होता है। जी, तो ये बहुत सारी चीजें जो फूड ब्लॉगिंग और वाला। तो लेकिन चलिए, फिर आप अपने कुजीन पे शुरू किया और उसके अंदर में फिर आपका फोकस वही रूट्स पे, जड़ों पे। सर देखो, पहले तो सबसे पहले जो चीज़ आपके बचपन से आपके साथ आती है वो आपकी जड़ें ही हैं, और कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें आप दुनिया में आके सीख रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ चल रही हैं।
तो हमने सबसे पहले वही सोचा कि जो हमें सबसे ज़्यादा पता है ना, पहले उस चीज़ को आगे लाएं, अपनी रीजनल क्विजीन्स को, खासकर वो चीज़ें जो अब आगे वाली जनरेशन या इनफैक्ट अब हमारे घर में भी नहीं बनती हैं, काफ़ी चीज़ें वो बंद होती जा रही हैं। हमारे मदर तक या हमारे दादी नानी तक तो बनती थी, लेकिन अब वो चीज़ें, क्योंकि अब इतना देखिए ना तो समय है ना किसी के पास इतना मेहनत करने का टाइम है, तो जिस दिन फ्री होते हैं उस दिन लोग आजकल बाहर से ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, खो ना जाए, इसलिए उनको रिवाइव करने की कोशिश में कुछ चीज़ें दोबारा से जागृत करने की कोशिश करी है, इसीलिए वो वहाँ से ये फूड फेस्टिवल्स वगैरह का जन्म हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर जो आपने जब जन्म की चर्चा करी दी है, तो अब ये भी बताइए कि क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स चालू हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स पाइपलाइन में? सर कर तो पिछले 3-4 सालों से रहे हैं, लेकिन आपको पता है बीच में वो कोविड की महामारी की वजह से बीच में 1-1.5 साल का थोड़ा सा गैप आ गया था। तो उस समय पे कुछ छोटी छोटी वो किचन्स और उनकी कंसल्टेंसीज चल रही थी। तो अभी इस साल क्या कहते हैं, हम 4-5 कंटिन्यूस फूड फेस्टिवल्स कर चुके हैं। तो शुरुआत जो हुई थी वो उसी से हुई थी, दावत दास्तान से, जो वही सरहद के पार का खाना जो हमारे घर में पका करता था, दावतों पे भी और रोज़मर्रा का खाना भी। तो वो उसमें कुछ फ्रंटियर का खाना भी है, जो कुछ अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ, कुछ पेशावर से जुड़ा हुआ, कुछ रावलपिंडी से जुड़ा हुआ, जो हमारे दिल्ली तक पहुंचा था, लेकिन वो नॉर्मली घरों तक रह गया, हमारे घर तक रह गया, वो बाहर नहीं निकला कुछ चीज़। तो मेरा जो अपना खाना है वो यहाँ से आता है, और वो हमारा काफ़ी स्ट्रेंथ है कि उसके अंदर मैं और भी चीज़ें अपने, जो कुछ बुज़ुर्ग अभी घर में कुछ 1-2 जो लोग रह गए हैं, उनसे कोशिश है कि अब कुछ अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं वो भी उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पता चले। तो बस उसी के अंदर ये सिलसिला आगे चल रहा है। और फिर हमने कुछ आपको पता है स्ट्रीट फूड कितना पॉपुलर है हमारे देश में, तो हमने कुछ पिछले इसी साल में हमने कुछ 1-2 स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स भी करे हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रांतों का कुछ सिलेक्टिव खाना उठाकर उसको हमने यहाँ ला के लोगों को खिलाने की कोशिश करी है होटल सेटअप में। और बिहारी कुजीन जो है वो हमारे मित्र, हमारे साथी जो मनीष जी हैं वो करते हैं, तो वो उनकी स्पेशलिटी हो गई, वो उसी बिहार से आते हैं प्रदेश से, तो वो आपका लिट्टी चोखा और ये सब बढ़िया कुजीन जो है वो उनके थ्रू होती है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का, 2 लोगों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है, क्योंकि आप दूसरे एक रीजन से लेकर के और वो वाली चीज़ें ला रहे हैं, वो दूसरे एरिया से, और काफ़ी हद तक फिर भी हम शायद कह सकते हैं कि नॉर्थ है, क्योंकि फिर पैलेट वही काफ़ी सिमिलर सा रहता है, तो बहुत कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ें बिल्कुल जो लोग खा रहे हैं उनके लिए चेंज भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत एक्सट्रीम चेंज नहीं है कि उन्हें समझ में ना आए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात वो नहीं, तो पैलेट काफ़ी सिमिलर सा पैलेट है। हाँ जी। निगम सर, वापस जाता हूँ फ्रंटियर, अभी आपने चर्चा की, क्या खास बात होती है फ्रंटियर के मेन्यू में, और उसमें आपने कहा कि वहाँ पे दावतों का भी खाना और घर का भी खाना, वो क्या होता है, डिफरेंस क्या है? सर जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, क्या है, तंदूर है, जो तंदूर हमारे देश में आया कहाँ से था, वहीं से पर्शिया से आते आते घूम के यहाँ पे आया मुगलों के साथ, लेकिन वो मुगलों के साथ मुगलों की किचन तक ही रह गया। लेकिन हमारे यहाँ तंदूर कहाँ से आया, हमें तो ये पता है कि हमारे यहाँ तंदूर हमारी नानी के घर से आया, हमें नहीं पता मुगल कहाँ से लाए थे, लेकिन हमारे यहाँ, क्योंकि तो ये तंदूर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैसे ये तंदूर से रिलेटेड जितने कबाब्स हो गए, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वो सब वहाँ से आए। तो ये जितनी भी आप फ्रंटियर रीजन की अगर आप बात करेंगे ना, जो यहाँ तक ये ठंडे रीजन से वहाँ से होता कश्मीर के फुटहिल से, आपका पेशावर से, और ये बेसिकली वहाँ तो ज़्यादा नॉनवेज का ही वो था, वेजिटेरियन, क्योंकि वेजिटेरियन हमारी कंट्री में लोग ज़्यादा वेजिटेरियंस खाना पसंद करते हैं, और हमारा जो पंजाब है इधर वाला, जिसमें आज जैसे हम पंजाब जानते हैं, वो शुरू से ही एक वेजिटेरियन सोसाइटी है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी रही है लोगों को कि पंजाबी कट्टर नॉनवेज होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नॉन वेजिटेरियन कुजीन ज़्यादा उधर से इन्फ्लुएंस होकर आई है, बिकॉज वहाँ पे मुस्लिम इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। सो ये कबाब्स हो गए, कई तरह की रोटियाँ हो गई, कई तरह की ग्रेवीज़ हो गई, यूनिक कुछ ग्रेवीज़ हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में एक डिश बनती है मुर्ग छोले। अब आप बोलोगे छोले तो मैंने सुना है और मुर्ग भी मैंने सुना है। सो वही चीज़ें हैं कि ये इसलिए होता था क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या था, वो उनको नॉनवेज कुछ खाना है, हफ्ते में 4-5 बार ही हो सकता है, 7 दिन उन्हें नॉनवेज चाहिए, बट वैसे नहीं जैसे यहाँ पे हम लोग खाते हैं कि नॉनवेज है तो पूरा नॉनवेज, एक छोटा सा टुकड़ा नॉनवेज का, बाकी कुछ सब्जी हो, कि हमको स्वाद भी आ गया और हेल्थ भी बरकरार रही। तो ये सब चीज़ों का जो इन्फ्लुएंस है ना, ये इस कुजीन के अंदर पूरी तरह आता है। इंटरेस्टिंग है।
तो अभी जो जैसे आपका फ्रंटियर वाला जो एक फूड फेस्टिवल होता है, उसके मेन्यू की क्या खास बात होती है और उसमें स्पेशलिटी क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर हमारे, अब आप बोलोगे इसके अंदर ये तो हो गया चलो दावतों वाला खाना, घर का खाना। घर में क्या होता है, घर में हम रोज़ क्या खाते हैं, दाल सब्जी। उसमें दाल मिलेंगी आपको, कई तरह की दालें मिलेंगी। बस ये है कि वो दालों के अंदर फ्लेवर, किसी में धुआं दे देंगे टेस्ट चेंज करने के लिए, किसी में मिट्टी की प्लेट होती है जो आपने देखी, चीनी मिट्टी की प्लेट, उसको सेक के डाल देंगे। आप कहेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कभी करना पड़ेगा, आपको ज़रूर खिलाएंगे कभी। तो और आपका गुलगुले की सब्ज़ी। अब ये गुलगुले की सब्ज़ी अब शादियों में नहीं खाएंगे, शादियों में आप कहेंगे ये क्या खिला दिया मुझे, ये घर में बनती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर, बाकी निहारी, मटन निहारी तो सबको पता है, तो वो निहारी बनाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उतनी हैवी नहीं होती जितनी बाज़ार में हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये घर में जो पकता है ये इतना हैवी खाना कभी नहीं हो सकता। तो यही है, कबाब की बहुत सारी भरमार है, चपली कबाब है इसके अंदर, मखमली कबाब है, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ गलौटी के नाम से जानते हैं, वो उतने मसाले यूज़ नहीं करते उसके अंदर जितने यहाँ लखनऊ की गलौटी के अंदर यूज़ होते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं बेगम जी। लेकिन उस खाने पे, उस मेन्यू पे कुछ इन्फ्लुएंस फिर, जब क्योंकि सफ़र की भी बात हम कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो कि राजनीतिक कारणों से सही उस ज़मीन को, उस मिट्टी को छोड़ करके आए, लेकिन उसकी खुशबू लेकर के आए हैं, उसका जायका यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में यहाँ का भी जायका उसमें मिक्स हुआ होगा। बिल्कुल। उससे क्या चीज़ें बदली हैं, क्या फ़र्क आया है और कौन सी नई चीज़ें निकल के आई हैं? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि जगह के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि राजनीतिक कारण थे ना, बाकी तो सब हम एक ही थे। सादा ना मौसम में ज़्यादा डिफरेंस था, ना मसालों में ज़्यादा डिफरेंस था, बस फ़र्क एक ही था कि यहाँ वाली साइड पे मसालों का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा होता था। वहाँ से जो लोग खाना लेकर आए थे, जो खाने वो पकाया करते थे, उसमें मसालों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था। उसमें फ्लेवर जो थे वो खाने के फ्लेवर ज़्यादा हुआ करते थे इन मसालों की वजह। बाकी अगर आप पूछेंगे कि चेंज क्या हुआ, तो चेंज तो बहुत हुआ, क्योंकि फिर वो यहाँ पे आकर वो 100% वो चीज़ नहीं रह गई, फिर वो यहाँ से इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के घरों में हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल थी। जैसे हमारे जो नाना जी के फादर थे वो पुलिस में थे, तो ही वॉज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उनके घर में उनके पास अर्दली वगैरह थे, घर में ही बुचरी थी, सब कुछ घर में था। वो सब चीज़ें यहाँ नहीं थी, तो यहाँ सब चीज़ें तो बाज़ार से लेनी पड़ती हैं। तो वो बट उन्होंने एक चीज़ बरकरार रखी, जब तक वो जिंदा थे उन्होंने घर में चूल्हा भी रखा, उन्होंने घर में तंदूर भी रखा। बट अब हमारी जनरेशन तक आते आते वो सब चीज़ें धीरे धीरे आउट हो गई, तो हमारे पास तो चूल्हा भी नहीं है घर में, ना तंदूर है। तो अब हम वो सब चीज़ों को आज के माहौल के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और लोग भी उसको अपने घर में बना सकें और खा सकें। शहरों में आप अपने घरों में तंदूर तो रोज़ नहीं लगा सकते ना, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। बढ़िया है सर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत सारा सफ़र आगे का है। कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि आगे फ्यूचर में हम देख सकते हैं जो आपके पाइपलाइन में हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे? सर काफ़ी चीज़ों पे काम चल रहा है, हम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम जो हमें, जितना हमें पता है, जो हमें नहीं भी पता, वो हम और लोगों के साथ बैठ कर रिसर्च करके, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में इतनी क्विजीन्स अवेलेबल हैं, तो वी आर ट्राइंग कि हम जितनी रीजनल क्विजीन्स को उठा के ला सकें उतनी चीज़ों को हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे, और ज़रूर आपको इन्फॉर्म रखेंगे कि अब हम आगे क्या ला रहे हैं। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में। उम्मीद करते हैं आपका ये जो मुहिम है ना, जो आप इस ऐसी चीज़ें और बहुत ही अननोन सी, अनसुनी सी रेसिपीज़ को, और बहुत ही रीजनल और वो वाली चीज़ें जो कि, और उसमें वो बहुत अच्छा है आपका जो आप कह रहे हैं कि ये खानसानों वो वाला भी होगा, जो कि दस्तरखान वाला भी होगा, यानी दावतों का भी खाना होगा, और आम लोगों के घर का खाना भी होगा। हाँ जी। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीज़ें, और उसके जो आप फ्यूजन्स भी ला रहे हैं कि जो वो सारी चीज़ें देखने में मज़ा आएगा। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में, फिर मुलाकात होगी और फिर इस सफ़र को जारी रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।